Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के लिए हम लेके आए हैं नया सेशन फिजिक्स में, जिसमें हम लोग सीखेंगे बहुत ही मस्त टॉपिक जो कि है धारिता का श्रेणीक्रम एंड समांतर क्रम। लेकिन उससे पहले आगाज करते हैं एक मोटिवेशन क्वेट्स के साथ। सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और आपको एक क्वेट्स बताते हैं मोटिवेशन, जिसमें आप मोटिवेट बने रहें और सेशन को लगातार देखते रहें और मज़ा आए। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफ़र का इरादा किया है। हारेंगे न कभी हौसला, क्योंकि मैंने खुद से ही वादा किया है। हारेंगे न कभी हौसला, क्योंकि हमने खुद से ही वादा किया है। तो जब आप अपने आप से वादा करते हो तो आप मेहनत करते हो और लाइफ में बहुत आगे जाते हो, ठीक है। इसी के साथ हम लोग सेशन का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स। और फिजिक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे धारिता का या संधारित्र का दो टॉपिक, जिसका नाम है, एक तो है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो एक को कहते हैं श्रेणी क्रम बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और दूसरा इसी का भाई है जिसका नाम है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसको समांतर क्रम संयोजन और इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कैसे समझोगे? तो थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो बहुत ही आसान है, बेहद सरल है, एकदम टॉपिक मस्त है, ठीक है। तो वो कैसे, तो हम लोग देख लेते हैं और जानते हैं। पहले हम मतलब इसका समझेंगे श्रेणी और क्रम संयोजन का मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है। श्रेणी का मतलब ऐसे ही एक लाइन में ऐसे जाएगा, ठीक है। और क्रम संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे धारिता को या संधारित्र को हम सी से व्यक्त करते हैं, सी होता है। अब इसी को एक से अधिक जब जोड़ेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, ऐसे जब जोड़ते चले जाएंगे तो वो श्रेणी क्रम में आगे जुड़ेगा या फिर समांतर में, वो कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। तो हम चलते हैं पहले पे, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कहते हैं या कैपेसिटर कहते हैं। तो श्रेणी क्रम का देखते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले जानेंगे डायग्राम कैसे होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं इसका डायग्राम और फिर आगे इसको जो है देखते हैं और समझते हैं। तो टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ध्यान रखिए, ठीक है, इसका नाम है। तो इसके डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत आसान है। मान लो धारिता का सिंबल ये होता है ऐसा, ठीक है। तो एक धारिता ये हो गया, दूसरा धारिता ये हो गया और तीसरा धारिता ये हो गया। मान लो 3 धारिता है, ठीक है। क्या है? 3 धारिता है। चलो, तो हमने यहाँ पर बनाया, इसका नाम रखा C1, C2 और C3। धारिता है कितना है? 3 है, और इसका नाम रखा गया C1, C2, C3। और यहाँ पर ये लगा हुआ है सेल, ठीक है, सेल लगा है। और सेल लगा है जिसमें जाएगा आवेश या जो भी वैल्यू प्रवाहित होगा वो होगा। देखो, आपको ये समझना है सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, लाइन से ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा, उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या, जब एक या एक से अधिक या फिर 2 या 2 से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम में ऐसे जब जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ध्यान रखें। तो अब आगे इसको समझते हैं कैसे ये डायग्राम बना है और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर लगाए हैं हमने सेल, और ये है जा रहा है आवेश, और ये धारिता है C1 है, ये C2 है और ये C3। 3 धारिताएं हमने मानी है। इनका जो है डिफरेंट विभवांतर होता है, क्योंकि आवेश जाएगा तो धारिता बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा मतलब विभव बढ़ेगा, तभी धारिता बनता है। तो इसका V1 हो जाता है। इसकी अगर बात करें, इसमें V2 आ जाता है, और अगर हम इसकी बात कर ले तो इसमें होता है V3। तो V1, V2, V3। अगर हमने 3 माना है 3 होगा, 4 माना है 4, 5, ऐसे आगे ना बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत आसान होता है, बस आपको ऐसे समझते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका डेफिनेशन, इस सर्किट का डेफिनेशन क्या होगा। तो हम कहेंगे माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं। इन पर विभवांतर का वैल्यू क्रमशः V1, V2 और V3 है। जो विभवांतर है या विभव का वैल्यू है वो है क्या? V1, V2,
V3 है। अगर हम बात करें तो इस सर्किट में क्या होता है, एक समान रूप से आवेश प्रवाहित होता है, और जब एक समान आवेश प्रवाहित होगा तो हम निकालेंगे विभव का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो दोनों में क्या संबंध है, श्रेणी में क्या होता है, आवेश का मान समान होता है, और समांतर में विभव का मान समान होता है, आवेश निकालते हैं। तो हमने कहा आगे बढ़ाते इसको, तो ये आपका हो गया C1 C2 C3 क्या है, ये आपका हो गया धारिता। और अगर हम बात करें V1 V2 V3, ये इनके ऊपर उत्पन्न हुआ विभवांतर का वैल्यू है, ये चीज है। तो हम कहेंगे अतः धारिता की परिभाषा से, धारिता के संधारित्र की परिभाषा से, धारिता से फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V। क्या फार्मूला होता है, C बराबर Q अपान V। लेकिन यहाँ पर विभवांतर अलग अलग है, इसलिए हमको यहाँ से V का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर निकालेंगे V का मान। इधर ये जाएगा, इधर ये जाएगा, यहाँ पर जब जाएगा तो आ जाएगा CV बराबर Q। हमको V का मान चाहिए, तो जब V निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा Q और अपान में क्या C हो जाएगा फार्मूला, Q अपान में C, ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। अब आगे इसी को बढ़ाएंगे तो कैसे बनेगा, तो वो चीज़ समझो जरा। हमने यहाँ पर 3 धारिताएं मानी है, ठीक है, C1 C2 C3, इनका अलग अलग विभवांतर V1 V2 V3। तो यहाँ पर हमने तो यहाँ से परिभाषा से हमने क्या निकाला, V का मान निकाला, मतलब विभव का मान निकालना है। तो हमको पहले का भी निकालना पड़ेगा, दूसरे का भी और तीसरे का भी निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे सबका वैल्यू इसी से। तो इसी प्रकार पहले संधारित्र के लिए विभवांतर आ जाएगा V1 बराबर C1 क्यों समान है तो क्यों ही रहेगा यहाँ पर, क्यों अपान में C1। इसी प्रकार V2 के लिए, दूसरे के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 बराबर क्यों अपान C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए धारिता, तो हो जाएगा V3 बराबर क्यों अपान C3, मतलब तीसरे के लिए विभवांतर का वैल्यू आ जाएगा V3 बराबर क्यों अपान C3। अगर यदि हमने कहा सर्किट में कुल V विभवांतर है, टोटल विभवांतर क्या है, V है, यदि हम लिखेंगे आगे, यदि सर्किट में, ठीक है, यदि सर्किट में जो है V विभवांतर है, तो चलो इसको इधर कर लेते हैं ताकि ये समझ में आए पूरा। यदि सर्किट में या परिपथ में कुल विभवांतर V हो, तो अगर V होगा तो क्या करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे आ रहा है तो ध्यान समझना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ये बताया कि अगर सर्किट है 3 जगह, एक तो ये है, 2 है, तीसरा है, 3 है, ठीक है, 4 मानो 4, 5 मानो 5, ऐसे होता हुआ चला जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या आपको, समझना ये है, मान लो इसको हमने जो है एक वैल्यू दी है, इसको दिया, इसको दिया। जैसे मान लो हमने क्लास में टाफी बांट दी, कई सारे स्टूडेंट को बांटा है, हमको कंबाइंड करना, एक साथ रखना है, जोड़ लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर V का मान देखो, V1 V2 V3 आया, हमने यहाँ पर निकाली V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से क्या करेंगे, V1 का वैल्यू रखेंगे, तो V1 का वैल्यू है क्यों अपान C1, तो यहाँ पर रख देंगे क्यों अपान C1। V2 का क्यों अपान C2, तो यहाँ पर रखेंगे क्यों अपान C2। V3 का क्यों अपान C3 है, तो यहाँ पर रखेंगे क्यों अपान C3। और आगे बढ़ाएंगे इसी प्रकार, क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पर देख रहे हैं तीनों जगह क्यों है, अर्थात यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, समान है तो बाहर कर लेंगे, तो मिल जाएगा V बराबर क्यों 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। अब देखो V का भी मान होता है, तो हमने V का यहाँ पर मान निकालना है क्यों अपान C, तो हम इस जगह V की जगह रख सकते हैं वैल्यू क्या, क्यों अपान C। और जैसे ही क्यों अपान C रखेंगे, यहाँ पर जैसे ही क्यों अपान C रखेंगे, लिखेंगे V बराबर क्यों अपान C है, तो लिख देंगे क्यों अपान C बराबर क्यों, यहाँ पर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ये हो जाएगा। इधर ये किसमें है, गुणे में है, यहाँ पर देख पा रहे हैं गुणे में, इधर भेजेंगे भाग में जाएगा तो मिल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा क्यों अपान C इंटू क्यों बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ठीक है। और इसको हम लोग आगे लिख देंगे, यहाँ पर इसको क्या हुआ था, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा फार्मूला, यहाँ से फार्मूला मिलेगा, जो मिलेगा ही मेन फार्मूला है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो फार्मूला 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2
प्लस 1/C3, यही आंसर आता है इसका। तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन में आंसर निकाला तो आंसर ये मिला। और कैसे है एक बार पुनः देख लेते हैं और इसका मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है। इस सर्किट में या परिपथ में क्यों समान रूप से आवेश प्रवाहित हो रहा है। फिर हमने कहा यदि समान रूप से प्रवाहित हो रहा है तो हम धारिता का परिभाषा निकालेंगे तो फार्मूला मिल जाएगा क्यों या C बराबर Q/V होता है। वहां से फार्मूला बना लेंगे तो मिल जाएगा V बराबर Q/C मिलेगा। तो जहां पर हमने पहले सर्किट के लिए विभवांतर निकाला इसके लिए तो V1 बराबर Q/C2, इसके लिए V2 बराबर Q/C2, इसके लिए V3 बराबर Q/C3। यदि कुल विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर V बराबर V1 का वैल्यू यहाँ से रख दिए Q/C1, V2 का वैल्यू यहाँ से रख दिए Q/C2 और V3 का रख दिए Q/C3 यहाँ पर। और इन तीनों में कॉमन क्या है, Q कॉमन है, Q को बाहर कर लिया तो V बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना वैल्यू आ गया। फिर हमने कहा ये गुणे में है, इधर V का वैल्यू होता है, V बराबर क्या होता है तो हमने आपको बताया कि V बराबर होता है V बराबर Q/C। तो C होता है, इधर रख दिए वैल्यू तो यहाँ पर आ गया वैल्यू क्या आया Q/C आ गया। फिर जब हमने इसको हल किया तो यहाँ से मिल गया क्या Q से Q यहाँ से कैंसिल हो गया और फार्मूला मिला 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है श्रेणी क्रम को जो है हल कर लिया है, डेरिवेट कर लिया है। श्रेणी क्रम में करता क्या है, कुछ आपको सर्किट देगा, इस प्रकार सर्किट दे सकता है, इसका वैल्यू मान दे सकता है इन सब का और इस पर सवाल पूछ सकता है। एग्जाम में ये आपका 5 नंबर का सवाल भी उठा सकता है, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन डन हुआ। श्रेणी क्रम की कहानी यहीं से खत्म। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की। किसकी बात करेंगे, समांतर क्रम की। एक्चुअली समांतर क्रम ना इसी का भाई है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो और फिर मैं जो है या फिर इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करूँ और मैं आपको सिखाऊं समांतर क्रम संयोजन, धारिता का या संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, यह एक ऐसी युक्ति है या जुड़ा है जो किसी धारिता की आकृति या आकार बदले बिना उसमें और आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, ध्यान रखें। चलो इसको हटाया जाए, फिर इसको हटाते हैं। अब हम सीखेंगे इसके भाई के बारे में जिसका नाम है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं दोस्तों उसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसका डायग्राम कैसे होगा तो हमने आपको सिखाया कि श्रेणी क्रम का एक लाइन में सीधे से जाता है, समांतर का मतलब होता है उनके बीच अंतर समान रहे। क्या रहे दोस्तों, उनके बीच जो अंतर रहे वो उसका वैल्यू क्या रहे, समान रहे। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो मान लो एक धारिता ये है, दूसरी धारिता ये है और तीसरी धारिता ये है। एक धारिता हो गया यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर हो गया और तीसरा हो गया यहाँ पर। इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं, ऐसे करके, ध्यान रखिए। कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, ऐसे जोड़ते हैं, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ सही करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। इसको भी ऐसे जोड़ देते हैं ये, और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं सेल से, सेल से ऐड कर लेंगे, ये सेल हो गया। और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं क्या क्या इसमें हमने दिया है। तो हमने यहाँ पर माना है C1 धारिता और C2 धारिता और C3 धारिता। अब देखो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर वैल्यू इक्वल था, आवेश का मान समान था। और जब आवेश का मान समान रहे विभव निकालते हैं, और जब विभव का मान समान रहे तो हम निकालेंगे क्या वैल्यू, धारिता का मतलब आवेश निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 जाती हैं धारिताएं, सॉरी आवेश, जिनका नाम है Q1, Q2, Q3। जबकि विभव का वैल्यू यहाँ पर पूरे सर्किट में इक्वल रहता है। जो विभव है
इसका वैल्यू क्या होता है, समान होता है, तो हमको निकालना पड़ेगा Q1 Q2 और Q3। मतलब यहाँ पर Q1 उत्पन्न होगा, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3, ये चीज़ वैल्यू यहाँ पर जनरेट होगा, निकलेगा, तो उसका वैल्यू यहाँ पर निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका हिंदी क्या होगा, माना 3 संधारित्र C1 C2 C3, इधर लिख देते हैं C1 C2 C3 समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। इनके सिरों पर उत्पन्न आवेश Q1 Q2 Q3 है। ठीक है, ये संधारित्र की धारिता है और ये नीचे जो है ये आवेश का मान है। अब आगे होता क्या है, फिर जब यहां पर समान होगा विभवांतर, हमने कहा विभव का मान क्या है, V का मान क्या है, समान है, विभव का मान या विभवांतर का मान समान है। तो धारिता की या संधारित्र की परिभाषा से, संधारित्र की धारिता के परिभाषा से, धारिता से फार्मूला क्या होता है धारिता का, तो C बराबर होता है Q/V। क्या होता है दोस्तों, C बराबर Q/V होता है। यहां से अगर आवेश निकालेंगे तो इधर ये विभव या विभवांतर गुणे में, इधर भेजेंगे गुणे में आएगा, तो आ जाएगा CV बराबर Q। हमको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा Q बराबर CV। क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाता है CV। हमको फार्मूला मिल गया, Q बराबर क्या मिला है दोस्तों, ये CV मिला है, यही फार्मूला रखेंगे। यही पहले सर्किट के लिए, फिर दूसरे के लिए और फिर तीसरे के लिए रख करके हल कर लेंगे, तो हमको मान मिल जाएगा किसका, यहाँ से C1 C2 C3 का समांतर क्रम में वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ाते इसको आगे और हल करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने कहा पहले संधारित्र के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, पहले के लिए निकालेंगे वैल्यू, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले के लिए। तो हमने कहा कि फर्स्ट प्लेट के लिए धारिता क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों था, यहाँ पर Q1 काम कर रहा है, तो आ जाएगा Q1 बराबर C1, V देखो समान है, V हमने समान लिखा है तो V का मान यहाँ पर समान। इसी प्रकार दूसरे के लिए Q2 बराबर C2V, क्योंकि देखो C2 है जबकि यहाँ पर देखो Q2 है, लेकिन V का मान हर जगह समान है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी आ गया। इसी प्रकार तीसरे के लिए तो हो जाएगा Q3 बराबर C3V। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है, वैल्यू Q1 मिल गया, Q2 मिल गया और Q3 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि यदि कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश क्यों हो, तो कुल आवेश क्यों हो तो क्या आ जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या आ जाएगा, Q1 बराबर Q1 Q2 Q3, मतलब Q का वैल्यू, आवेश का वैल्यू इतना आ जाएगा। इस प्रकार क्या करेंगे, Q1 का मान जो यहाँ पर यहाँ रख देंगे, Q2 का मान जो ये मिला है ये यहाँ रख देंगे, Q3 का मान जो ये मिला है यहाँ पर रख देंगे, और वैल्यू और इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर Q1 Q2 और इन सबको वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर देख लो यहाँ पर, तो Q1 का वैल्यू क्या है, C1V, तो रखेंगे Q बराबर C1V। Q2 का वैल्यू तो है C2V, तो लिखेंगे C2V प्लस, अगर Q3 की बात कर लें, ठीक है, Q3 की बात कर लें तो इसका है C3V। इन तीनों में कॉमन क्या है, V का मान समान है, तो हम लिखेंगे Q बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका वैल्यू कर लेंगे। ठीक है, और जब ऐसे करेंगे तो हम Q का मान रखेंगे, Q का मान क्या है, तो Q बराबर होता है CV। अब ये CV यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं और इसको रखते हैं यहीं पे, तो आ जाएगा CV बराबर V C1 C2 और C3। यहाँ से देखो V से V की कहानी खत्म और हमको मिल जाएगा इसका आंसर, जो कि क्या मिलेगा, तो आप देख लो इधर साइड में, इसको हटा के दिखा देते हैं इधर। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, मिलेगा C बराबर C1 C2 और C3। ठीक है, क्या मिलेगा, C बराबर, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको कहीं और लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा से इसको हटाते हैं और यहीं पे लिख देते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, एक बार पुनः इसको देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं पूरे को एक तरफ से। ठीक है,
तो कैसे समझेंगे? हमने कहा माना तीन संधारित्र, एक तो पहला ये था C1, ठीक है, दूसरा C2 और तीसरा C3। इस पर Q1 जा रहा था, इस पर Q2 जा रहा था और इस पर Q3 आवेश प्रवाहित हो रहा था। इन सब में विभव का मान V का मान समान है। तो हमने कहा तीन धारिता C1, C2, C3 है जिस पर आवेश की मात्रा Q1, Q2, Q3 है और विभव या विभवांतर का वैल्यू एक समान रूप से तीनों में, इसमें भी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो हमने आगे कहा यदि संधारित्र की धारिता की परिभाषा से C बराबर होता है Q1 V, अगर V समान होगा तो हम निकालेंगे Q का मान। तो हमने कहा C बराबर Q अपान V होता है, तो CV बराबर, इधर इसको भेज देंगे, CV हो जाएगा बराबर Q, सीधा लिखेंगे Q बराबर आ जाएगा CV। तो हमने कहा पहले प्लेट के लिए धारिता, तो फर्स्ट के लिए आ गया Q1 बराबर C1, जहाँ पर Q था वहाँ पर Q1 आ गया, जहाँ पर C था वहाँ पर C1 आ गया और V समान है, V हर जगह समान है, इक्वल, ठीक है। तो हमने रखा दूसरे के लिए Q2 बराबर C2V, तीसरे के लिए Q3 बराबर C3V और इस प्रकार से हमने कहा यदि कुल आवेश की मात्रा Q हो तो Q बराबर Q1, Q2, Q3 हो जाएगा। हमने कहा Q का मान रखते हैं, Q2 का, Q3 का, इन सबको वैल्यू रखते हैं। तो Q1 का मान रखा गया C1V, Q2 का मान C2V और इसका मान C3V और Q बराबर हमने यहाँ पर V कॉमन है, तीनों V कॉमन कर लिया गया C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर हमने Q को यहाँ पर इसका वैल्यू Q बराबर CV, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, तो आ गया V से V कैंसिल हो गया, मिल गया फार्मूला C बराबर C1 C2 C3। यही इसका जो है आंसर हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको जो है नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। तो आप समझ गए, मैंने दो चीज़ सिखाया और इससे भी एग्ज़ाम में सवाल उठाने का चांसेस होता है। एंड ध्यान रखिए एग्ज़ाम में ये भी 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैंने दो भाई थे जिनका नाम श्रेणी क्रम समांतर क्रम किसका, धारिता का, तो उनको जो है निपटा दिया, उनकी कहानी खत्म, गया, ठीक है, खत्म हो गया ये सब। अब क्या समझोगे? तो आपको हमने कहा धारिता का जोड़ना ही संयोजन कहलाता है। धारिता दो प्रकार जुड़ सकता है, एक तो श्रेणी, एक समांतर, एक तीसरा भी होता है। इन दोनों को मिलाकर जिसको कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन, लेकिन वो चीज़ें वो हमको फोकस नहीं करना है। हमको दो चीज़ें समझना है, एक श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C1 बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है C बराबर C1 C2 C3। अच्छा, और अगर लोगे ना 4 5 7 ऐसे लाखों ले लो, लाखों जो है इसका फार्मूला आप कई जो है बना सकते हैं, इसी प्रकार आगे जोड़ सकते हो। आप चाहे तो 2 भी जोड़ सकते थे, यहाँ पर 2 का लेते, मैंने 3 लिया था, 3 मान सकते हो आप। तो इस प्रकार से जा करके आपका इसकी कहानी खत्म होती, ध्यान रखें, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा धारिता और या फिर संधारित्र का जो है संयोजन, जिसमें श्रेणी और समांतर की कहानी खत्म, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। अगर चैनल पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब नमस्कार, जय हिंद।